जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। सुबह शाम ठंडी हवाओं की तीव्रता बढ़ने से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। देश में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी कंपनियों को अपने मोबाइल में साइबर सुरक्षा ऐप देना अनिवार्य होगा। यह ऐप फोन को मालवेयर, हैकिंग और डेटा चोरी से बचाएगा। निर्माताओं को ये फीचर नए मॉडल में पहले से इंस्टॉल करके देना होगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा अब हर नागरिक का अधिकार है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य चुनाव आयोग जिले जिले की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल पहले से ही तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंदौली KBTU जंक्शन से बड़ी खबर है, जहां ठंड और घने कोहरे की वजह से 12 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 14 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम की गई है, ताकि रेल संचालन सुरक्षित रखा जा सके। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की अपील की है। कोहरा बढ़ने से सुबह सुबह रेल ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। बिहार से एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में ATM जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा के तहत यात्री यात्रा के दौरान कुछ विशेष वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। रेलवे ने कहा है कि यह आधुनिक और यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक पहल है। धीरे धीरे इसे अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों तक भी विस्तार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम खबर देखिए। सरकार द्वारा नए साइबर सुरक्षा नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके बाद अब व्हाट्सएप बिना सिम के काम नहीं करेगा। पहले लोग इंटरनेट आधारित वेरिफिकेशन से इसे चला लेते थे, लेकिन अब सिम आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी अकाउंट और साइबर अपराधों पर बड़ी रोक लगेगी। नई व्यवस्था अगले वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में BLO पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को BLO की सहायता के लिए तैनात किया जा रहा है। इससे मतदाता सूची के सत्यापन, घर घर विजिट और अन्य कार्यों की गति तेज होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से चुनावी तैयारियों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। BLO को राहत मिलने से शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। वाराणसी में खांसी की सिरप की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड दुबई भाग चुका है। जांच में खुलासा हुआ है कि कुल 126 दवा कंपनियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। इन पर प्रतिबंधित रसायनों के गलत इस्तेमाल और अवैध सप्लाई का शक है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क का ब्यौरा जुटा रही हैं और कई गोदामों पर छापेमारी भी जारी है। यह मामला देश भर में दवा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद अब राष्ट्रीय मंदिर बनाने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को एक ऐसा स्थल चाहिए जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक एकजुटता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इस विचार पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अलग अलग राय सामने आ रही है। देश भर में इस बयान को लेकर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पटना विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर स्पीकर का सम्मान किया। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं का यह व्यवहार चर्चा में रहा। सभागार में मौजूद सदस्यों ने भी इस सौहार्दपूर्ण माहौल की सराहना की। कहा जा रहा है कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ये सकारात्मक संकेत है। जनता भी नेताओं के इस सहयोगी भाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। रेलवे NTPC 12वीं स्तर की भर्ती की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी संशोधित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं और पात्रता के नियमों में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने कहा है कि बड़ी संख्या में युवाओं की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नया शेड्यूल जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। उम्मीद है कि इससे अधिक उम्मीदवारों को अवसर मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने झटका लगने वाला है, क्योंकि बिजली बिलों में 5.56% की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। इस वृद्धि का असर घरेलू से लेकर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक सभी पर पड़ेगा। उपभोक्ताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले पर नाराजगी जताई है। बिजली निगम का कहना है कि लागत बढ़ने के कारण ये संशोधन जरूरी था। सरकार ने उपभोक्ताओं से बिजली की बचत करने की अपील की है। चलिए दोस्तों, आज की अगली खबर देखिए। NDA के सर्वश्रेष्ठ कैडेट दीपक कांडपाल की कहानी पूरे देश के युवाओं को प्रेरित कर रही है। ड्राइवर के बेटे दीपक को पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत और अनुशासन को अपना हथियार बनाया। अधिकारियों ने कहा कि दीपक देश के उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सपने देखकर उन्हें पूरा भी करते हैं। परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें नए युग का रोल मॉडल बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बड़े स्तर पर बांध एम्बैंकमेंट बनाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी और एक्सप्रेसवे को
समय पर पूरा करने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगा। एक्सप्रेसवे के सक्रिय होने से यात्रा समय कम होगा और औद्योगिक निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों में भी बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। ये कदम क्षेत्रीय विकास की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखें। राजस्थान में गेहूं सप्लाई से जुड़े नए नियमों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब जो किसान सरकार को 100 क्विंटल गेहूं बेच चुके हैं, वे भी MSP के लिए अयोग्य माने जा सकते हैं। इस नियम का मकसद अनियमितताओं और फर्जी बिक्री पर रोक लगाना बताया जा रहा है, लेकिन किसान संगठन इस फैसले को कठिन बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। फूड सप्लाई विभाग ने कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये बदलाव जरूरी था। अब पूरे राज्य में बिक्री रिकॉर्ड की सख्त जाँच शुरू हो गई है। किसानों में इस नीति को लेकर गहरे असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला अपडेट। यूपी में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा संपदा पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी तय कर दी है। इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और बेनामी संपत्ति के मामलों को रोकना है। कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा में जानकारी न देने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस पहल से सरकारी सिस्टम में जवाबदेही भी मजबूत होगी। कर्मचारी संगठनों ने इसे डिजिटल सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूपी के 14 बड़े अस्पतालों को हाईटेक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इन अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनें, डिजिटल सिस्टम और आधुनिक इमरजेंसी यूनिट तैयार की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को इलाज में तुरंत राहत मिलेगी। नई तकनीक के लागू होने से टेस्ट, ऑपरेशन और निगरानी प्रक्रियाएं भी बेहतर होंगी। इस सुधार से भीड़भाड़ वाले जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर काफी बढ़ेगा। सरकार इसे हेल्थ सेक्टर की बड़ी उपलब्धि मान रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। देश में टोल टैक्स अब सैटेलाइट तकनीक के जरिए वसूला जाएगा। इस सिस्टम में गाड़ी के लोकेशन डेटा के आधार पर ऑटोमेटिक डेबिट होगा। इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि यह स्मार्ट रोड मैनेजमेंट का सबसे आधुनिक तरीका होगा। टेक्नोलॉजी लागू होने के बाद टोल चोरी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। देश भर में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समेत यूपी के 5 जिलों में बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस जॉब फेयर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लेने की सहमति दी है। युवाओं को ऑन स्पॉट इंटरव्यू और तुरंत जॉब ऑफर मिलने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। कई तकनीकी और नॉन टेक प्रोफाइल के लिए वैकेंसी खोली गई है। जॉब फेयर के माध्यम से हजारों युवाओं को नया अवसर मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन को प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के बड़े अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज की अंतिम खबर देखिए। यूपी सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तय समय सीमा से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इन वाहनों को नवीनीकरण और फिटनेस टेस्ट के नए नियमों से गुजरना होगा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी है। वाहन मालिकों को समय पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने और फिटनेस बनाए रखने की सलाह दी गई है। पुलिस व RTO विभाग को सख्त चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। नए नियम लागू होते ही कई शहरों में जागरूकता अभियान भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।